अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनएचआरसी और एसएचआरसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी है, पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है, चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब दोनों के, एनएचआरसी के और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है, उनके जो चेयरपर्सन है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो 1993 में एक मानव संरक्षण अधिनियम आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में, जिसमें प्रोविजन था कि एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एनएचआरसी और स्टेट, राज्यों के स्तर पर एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन करा जाएगा। तो एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है उनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनके चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट ना करके गवर्नर अपॉइंट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी। मतलब जो ये चेयरपर्सन है जो अभी हमने ऊपर पढ़े, उनको सिर्फ ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही उनको रिमूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो अभी हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स के रिमूवल के बारे में पढ़ा था। उनको अपॉइंट तो गवर्नर कर रहा था, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उनका रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट करता है। सेम उसी तरह से जैसे यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन का करता है। तो सेम बात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर भी लागू है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन इनका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है कि ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, टू ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव संरक्षण अधिनियम जिसे 1993 में लागू करा गया था, उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को क्रिएट करने से रिलेटेड प्रोविजन थे। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, वो किन किन इश्यूज को देखेगा, ये वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से रिलेटेड मामलों पे कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मामलों पर राज्य सरकार, और कंकरेंट से रिलेटेड मामलों पर दोनों ही, स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट को ये पावर भी है कि वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मुद्दों पर भी कानून बना सकती है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किन मुद्दों को देखेगा, वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड वो मामले जो कि या तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है या फिर कंकरेंट लिस्ट में। However, if any such case is already being inquired into the National Human Rights Commission or other statutory Human Rights Commission, then the State Human Rights Commission does not inquire into that case. मतलब ऐसा कोई मुद्दा जो आता तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन अगर उन विषयों पर, अगर उन इश्यूज को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर कोई और स्टेटरी कमीशन अगर उनको इंक्वायर कर रहा है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उन मुद्दों को नहीं देखेगा। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। वेयर एज इन द केस ऑफ एनएचआरसी दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनएचआरसी के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ऑल्दो द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एन एसएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मतलब ये जो एसएचआरसी के जो चेयरमैन और जो मेंबर्स थे वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट हो रहे थे, लेकिन वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव करे जा सकते हैं। देखो यूपीएससी के केस में क्या था, चेयरपर्सन को और मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट। सेम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कर रहा था गवर्नर, और इसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को और मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है। इनको रिमूव कौन करेगा, यूपीएससी और एनएचआरसी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, और सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ और एसएचआरसी इनको भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। मतलब इन चारों का रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना। 47th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशंस in order to exercise the freedom to manage religious affairs under Article 26। देखो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसमें फर्दर अगर हम आर्टिकल 25 से 28 की बात करें तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। उसमें फर्दर आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब रिलीजियस अफेयर्स को, रिलीजन से रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 बोलता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं, देखो जैसे कि अगर हम
हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन में जैसे शैव संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय है, तो ये हिंदू रिलीजन में है। उसी तरह से मुस्लिम रिलीजन की अगर हम बात करें तो सिया और सुन्नी दो अलग अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन है। अगर हम मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो इनको रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलते हैं। तो किनको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में एक केस आया था, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 1982 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस जारी करी थी और बोला था कि जो भी डिनोमिनेशन इन गाइडलाइंस को फुलफिल करता है उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा। तो उन्हीं गाइडलाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशंस, मतलब वो कौन सी गाइडलाइंस है, कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनको अगर सेटिस्फाई कर दिया जाए तो उसे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का जो अधिकार है वो मिल जाएगा। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होना चाहिए जिनके कुछ ऐसे मत हों, विश्वास या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत उनके पास होने चाहिए जिन्हें वो अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जरूरी मानते हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अ ग्रुप विद अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप मतलब ये ग्रुप इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरी स्टेटमेंट कलेक्टिव हैज अ डिस्टिंक्टिव नेम, और इनका ये ग्रुप है, इनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप होना चाहिए, उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिर उसका एक नाम भी होना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव एक स्पेसिफिक नाम भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर द ग्रुप हैज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन, उस ग्रुप का खुद का रिलीजियस टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता है हिंदू रिलीजन के लिए, कुरान है, बाइबल है। तो यहाँ पे पूछा है कि उस रिलीजियस डिनोमिनेशन का, उस धार्मिक संप्रदाय का अपना एक ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट होना चाहिए जैसे कि भगवत गीता और ये है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। फिर अ लीडर हु प्रीचेस अ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, मतलब उस रिलीजियस डिनोमिनेशन का एक लीडर भी होना चाहिए जो कि कुछ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन देता हो, कुछ अलग कुछ विशेष वो सिद्धांतों का उपदेश देता हो। तो ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसे भी कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर ये 3 गाइडलाइन फॉलो करी जाती है तो उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1982 में एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये निर्णय दिया था कि कोई भी डिनोमिनेशन एक रिलीजियस डिनोमिनेशन तभी माना जाएगा जब वो 3 कंडीशंस फुलफिल करता हो। पहले इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स की कलेक्शन होनी चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड डॉक्ट्रिन, जिनके अपने अपने बिलीफ होने चाहिए, विश्वास या फिर सिद्धांत होने चाहिए, विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, जिन्हें वे अपने खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या मानते हो, सहायक मानते हो। इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनका खुद का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक ही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, जैसे कि शैव संप्रदाय, शिव भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये था रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में। 48th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, सही उत्तर का चयन करना है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के पार्ट 4A में दी गई है, और पार्ट 4 में क्या दिया गया है, डीपीएसपीज, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और डीपीएसपीज आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और पार्ट 4A में एक आर्टिकल 51A दिया है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है। एक इंपॉर्टेंट बात कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं थी। 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था, और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 2002 के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी। तो आज के टाइम पे हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और ह्यूमनिज्म मतलब मानववाद का विकास करना। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का ही पार्ट है। फिर है टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल 43A में एक डीपीएसपी है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। टू पे टैक्सेस एंड टू कास्ट वोट, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हालांकि जो सवर्ण सिंह कमेटी है जैसे जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंडेशन दी थी, तो उन रिकमेंडेशन में करों का भुगतान करना और मतदान करना, इन दोनों को भी फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी कि इनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन हमारे संविधान में इन्हें शामिल नहीं करा गया था। तो आज के टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो सिर्फ स्टेटमेंट एक सही हो जाएगी। ऑप्शन ए is one of the fundamental duties mentioned in part 4A of the Indian Constitution। तो साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना आर्टिकल 51A के पार्ट H में है, 51A के H में दिया गया है, तो वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा,
वर्कर्स का पार्टिसिपेशन वो डीपीएसपी से आर्टिकल 43A में, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करा गया था। अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन बाय वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जजमेंट दी थी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान का सेक्युलर कैरेक्टर की पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म, सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति कोई भेदभाव नहीं करा गया है, तो वो बताता है पंथ निरपेक्षता को। तो सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर सोशलिस्ट स्टेट, देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एग्जांपल हम मिक्स्ड इकोनॉमी का याद रख सकते हैं कि आज के टाइम पे मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी है। तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, तर्कसंगतता का सिद्धांत, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो डी हमारा सही उत्तर है। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। 1973 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। बेस्ड ऑन वेरियस जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब टाइम टू टाइम इन एलिमेंट्स को शामिल करा गया किसने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। देखो, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे जो संसद है वो सर्वोच्च होती है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पंथ निरपेक्ष कैरेक्टर होना, हमारा संविधान से पंथ निरपेक्षता को फॉलो करता है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोवरेन, संप्रभुता, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होना, रिपब्लिक नेचर, मतलब गणतांत्रिक राज्य, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, मतलब एक कल्याणकारी राज्य का होना। रूल ऑफ लॉ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब कानून का शासन। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मतलब न्याय तक इफेक्टिव पहुंच, जैसे गरीब व्यक्ति भी न्याय तक पहुंच सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, तर्कसंगतता का सिद्धांत, एक्सेट्रा, तो ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट के थ्रू। सोशलिस्ट स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर, और सोशलिस्ट स्टेट इसमें शामिल नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉमन टू बोथ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पीपल्स मूवमेंट। इंटरेस्ट ग्रुप्स में और पीपल मूवमेंट में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सिमिलर है दोनों में। 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर का चयन करना है। देखो, इंटरेस्ट ग्रुप्स और पीपल मूवमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप क्या हो सकते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेंगे एनजीओज का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ऐसे एनजीओज हो सकते हैं जो सिर्फ वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड काम कर रही हो, कुछ ऐसे एनजीओ जो चिल्ड्रन से रिलेटेड काम कर रही हो, कुछ ऐसे एनजीओ जो लेबर के वेलफेयर के लिए काम कर रही हो। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब तो जो इसमें जो लोग होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड शामिल होते हैं। जैसे लेबर से रिलेटेड एनजीओज में वो लोग शामिल होंगे जो लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स मूवमेंट्स, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 1942 में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो एक पीपल्स मूवमेंट। तो पीपल्स मूवमेंट मतलब उसमें क्या था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उसमें सभी क्षेत्र से रिलेटेड लोग थे। जैसे उसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करा था, चिल्ड्रन ने भी पार्टिसिपेट करा था, टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट करा था, लेबर क्लास ने भी पार्टिसिपेट करा था, हर एक क्षेत्र के हर एक तबके के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो वो पीपल्स मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो इन्हीं एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला है बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन इलेक्टरल कंपटीशन, मतलब बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, मतलब दोनों में ही, इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी और पीपल्स मूवमेंट में भी, दोनों में ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। दोनों ही सरकार की नीतियों को, सरकार के इरादों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं बिना इलेक्टरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। बोथ हैव a loose organization where decision making is informal and flexible, मतलब दोनों में लूज ऑर्गेनाइजेशन है। लूज ऑर्गेनाइजेशन कैसे, मतलब अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं कि ऐसे ही। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो लूज ऑर्गेनाइजेशन की बात है ये पीपल मूवमेंट में तो सही है लेकिन एनजीओस में नहीं है। एनजीओस के केस में एक वेल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है यहाँ पे है, और पीपल्स मूवमेंट में लूज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीडर है और नहीं भी हो सकता, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन में था। वेयर डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, तो डिसीजन मेकिंग इनफॉर्मल होना और फ्लेक्सिबल होना ये पीपल्स मूवमेंट के लिए तो सही है, लेकिन एनजीओस के लिए जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए के केस में ये स्टेटमेंट्स गलत हो जाती है। तो ये
तो तीसरी स्टेटमेंट, बोथ आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन मतलब स्वतःस्फूर्त मतलब लोगों का कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, फिर भी वो किसी मूवमेंट में भाग ले रहे हैं। जैसे मास पार्टिसिपेशन मतलब बड़े लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन। तो ये स्टेटमेंट पीपल मूवमेंट के केस में तो सही है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप के केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप के केस में जरूरी नहीं है कि मास पार्टिसिपेशन हो, कि जनसंख्या का एक बड़ा तबका उनके साथ हो, तो ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप के केस में जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, उस तरह से ये प्रेशर ग्रुप्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते हैं, बट फिर भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं सरकार की नीतियों को। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशंस, इंटरेस्ट्स, एस्पिरेशंस और ओपिनियंस कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मैं लेबर क्लास से रिलेटेड एग्जांपल हमने देखा था, वुमेन से रिलेटेड एनजीओज, चिल्ड्रन से रिलेटेड एनजीओज। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोग आपस में शामिल होते हैं, काम करते हैं। वी ऑफन हियर द वर्ड पीपल्स मूवमेंट, हमने पीपल मूवमेंट सुना है, जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन हमने पढ़ा, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे हो गया। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट लाया गया था इसके बाद 2005 में। एंटी लीकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट अभी हमने देखे हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। तो वो पीपल मूवमेंट का एग्जाम्पल है। लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप की तरह ही अ मूवमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स rather than directly take part in electoral competition। तो इलेक्ट्रल कंपटीशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करने की बजाय ये मूवमेंट भी इंटरेस्ट ग्रुप की तरह ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप्स, मूवमेंट्स हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन। मूवमेंट्स का एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक लीडर हो, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप के केस में ऐसा नहीं है। देयर डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। जो मूवमेंट होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग इनफॉर्मल, अनौपचारिक होगी और बहुत फ्लेक्सिबल होगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि ज्यादा लोग मास पार्टिसिपेशन होता है तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग भी अफेक्टेड होगी। दे डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन देन एन इंटरेस्ट ग्रुप। 51वां क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड only by the prior permission of the president। दूसरा है all constitutional amendment bills must be passed in each house by a simple majority। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास होने चाहिए, ऐसा पूछा गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं और प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। और ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये कहां से बोरो करा गया है। ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो करा गया है। और ये पार्ट 20 में है। पार्ट 20 में ये दिया गया है, पार्ट 20 आर्टिकल 368। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे संविधान में 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, लोकसभा की भी और राज्यसभा दोनों की सिंपल मेजोरिटी से। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इसके अलावा कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट? 1/2, मतलब आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनमें इन आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। जो ये अमेंडमेंट आते हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से लाए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते हैं। दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। और अगर फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी स्पेशल मेजोरिटी से ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी मेजोरिटी से होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और सिंपल मेजोरिटी से, जैसे कि आर्टिकल 2 में, 3 में, इनमें अगर अमेंडमेंट करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से हो जाते हैं। इसके अलावा जो संविधान संशोधन फेडरेशन से रिलेटेड हैं, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, वो उनमें 1/2 ऑफ द स्टेट की कंसेंट लेनी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई प्रोविजन करना है, क्योंकि 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड ये है, जिसमें 3 लिस्ट दी गई है।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो इस कैटेगरी के अंडर आएगा। दूसरी बात, आर्टिकल 368 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर ये बिल पास होकर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड ये बिल पास हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, और अगर जहां पे इन स्टेट की कंसेंट की जरूरत है उनकी भी अगर सहमति मिल जाती है, तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा इसकी सहमति के लिए, उसके बाद ये लागू होगा, एक्ट बनेगा। तो जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि उसको इस बिल पर अपनी स्वीकृति देनी जरूरी है। वो इस बिल को ना तो अपने पास विद होल्ड रख सकता है और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा लोकसभा राज्यसभा इनके पास भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ना तो प्रियर परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही जो प्रेसिडेंट है वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, ना ही अपने पास ये उसको विद होल्ड कर सकता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल पास करा जाता है वो केवल और केवल लोकसभा या फिर राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन इसको बिल को पेश कर सकता है, तो बोथ मिनिस्टर्स एज वेल एज नॉन मिनिस्टर्स। नॉन मिनिस्टर मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर्स भी इस बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं और मिनिस्टर्स भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पहली बार प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उसे या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। और मान लो अगर लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया और यहां से ये स्पेशल मेजोरिटी से मान लो पास हो गया, तो ये जरूरी है कि वो राज्यसभा में भी भेजा जाए और यहाँ पे भी अगेन स्पेशल मेजोरिटी से ही इसको पास होना जरूरी है। मतलब दोनों सदनों में सेपरेट तरीके से, दोनों सदनों में सेपरेटली इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई बिल पास करवाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग को नहीं बुलाएगा और दोनों में ही ये स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट आर्टिकल 368 से रिलेटेड। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने क्या पढ़ा कि ना तो प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन की कोई जरूरत और ना ही प्रेसिडेंट इसको विद होल्ड कर सकता है और ना ही इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ सिंपल मेजोरिटी। हमने अब क्या देखा कि 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। उनमें से कुछ सिंपल मेजोरिटी से होंगे, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से, और कुछ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा राज्यसभा प्लस 1/2 ऑफ स्टेट्स की कंसेंट जरूरी है। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स सिंपल मेजोरिटी से पास सभी नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले होंगे जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या है, डी, नीदर 1 नॉर 2। क्यों, क्या पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। द प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन करने का जो प्रोसीजर है वो एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 इज एज फॉलो। जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है वो इस प्रकार है। पहला क्या, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। या तो लोकसभा में ये वाला बिल, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं। दूसरी बात, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर, या तो एक मिनिस्टर के द्वारा, और बाय अ प्राइवेट मेंबर, या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी। प्राइवेट मेंबर कौन सा, जो मिनिस्टर नहीं है, नॉन मिनिस्टर। एंड डज नॉट रिक्वायर प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर भी, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। The bill must be passed in each house. The bill must be passed in each house by a special majority. That is a majority. यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी क्यों बोला, क्योंकि हम आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन करते हैं ये उनकी बात कर रहा है, ना कि उनकी जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो हमने देखा था कि वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, ये उनकी बात नहीं है। उसके अलावा जो बच गए वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होने जरूरी है। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, देखो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मेजोरिटी जो है वो 4 प्रकार की होती है। एक सिंपल मेजोरिटी, दूसरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी फर्दर 4 टाइप की होती है। संविधान के संशोधन के लिए आर्टिकल 368 में जिस स्पेशल मेजोरिटी की बात करी गई है उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। मान लो
कोई भी अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल लोकसभा में पेश करा गया पहले पहले फिर वो राज्यसभा में बाद में जाएगा। पहले मान लो लोकसभा में पेश करा गया और लोकसभा की जैसे टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई, कितनी है 545। मान लो उनमें से एब्सेंट हैं 5 मेंबर्स और 40 मेंबर्स ने क्या करा, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। उन्होंने वोट ही नहीं करा, वो आए तो सदन में प्रेजेंट भी थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं करा, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो वो व्यक्ति जो प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी उन्होंने करी, वो कितने बच गए, आप 545 में से इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितने बच गए 500 मेंबर्स। तो 500 मेंबर्स प्रेजेंट भी हैं और वो वोट भी कर रहे हैं, वो कितने हैं 500 मेंबर्स। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो 500 मेंबर्स हैं इसका 2/3, इसका 2/3 मेंबर्स, इसके 2/3 मेंबर की मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि टोटल मेंबरशिप की भी मेजोरिटी, मतलब जैसे 545 मेंबर्स हैं और अगर उसका 50% हम करते हैं और उसमें एक मेंबर भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी दिखाता है। ये किसकी मेजोरिटी दिखाता है कि टोटल मेंबरशिप में जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना उनकी दिखाता है, उनकी मेजोरिटी ये दिखाता है, और ये टोटल मेंबरशिप की। तो संविधान संशोधन के लिए ये दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए मेजोरिटी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये कंडीशन पूरी होगी, मान लो यहाँ पे सिर्फ 100 ही मेंबर प्रेजेंट है, 5 ने एब्सटेन कर, 5 एब्सेंट हो गए और उनमें से 40 ने एब्सटेन कर लिया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो कितने बचे 55। तो 55 की आप 2/3 करोगे, अगर सिर्फ वो वाली मेजोरिटी की बात होती तो यहाँ पे तो सिर्फ बहुत कम आएंगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ठीक है, चलो फुलफिल हो जाए, तो इसको भी तो करना जरूरी है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि संविधान को संशोधित करना इतना इजी भी नहीं है, उसके लिए और ये सेम चीज कहाँ पे लागू होगी, सेम चीज राज्यसभा में भी फॉलो करी जाएगी। इसलिए इतना इजी भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों यहाँ पे है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो इसको एक बार फिर रीड कर लेते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी दैट इज अ मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting। तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए और दोनों ही सदनों में ईच हाउस। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बिल स्टेट्स को भी भेजना है, स्टेट की कंसेंट, 1/2 ऑफ स्टेट की कंसेंट की भी अगर जरूरत है, तो वहां पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही बिल पास हो जाए तो वो भी अमेंडमेंट हो जाएगा उससे भी। वहां पे कोई स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन नहीं है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी है। देखो यहाँ पे हमने ऐसे यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे स्टेट की भी जरूरत है, स्टेट की कंसेंट की भी, तो यहाँ पे स्टेट की सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट की आवश्यकता है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी की। फिर ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली यानी कि ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। तो कोई ज्वाइंट सीटिंग का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगर कोई ऐसा बिल आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हो, जैसे कि हमने 7th शेड्यूल देखा था, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अभी हमने पढ़ा था सिंपल मेजोरिटी वाली चीज, तो कम से कम आधे राज्यों की सहमति की जरूरत है और वहां पे बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी, मान लो राज्यसभा ने भी। एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी, और वहां जहां पे जरूरत है वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर ने भी इसको रेटिफाई कर दिया। फिर क्या होगा, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, तो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद की कहानी क्या है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई उसको असेंट दे दो, फिर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ही कैन नीदर विद होल्ड हिज असेंट, ना ही वो अपनी सहमति को विद होल्ड कर सकता है, ना ही वो कोई वीटो पावर लगा सकता है टू द बिल, नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई कि लोकसभा, ना ही ये राज्यसभा और लोकसभा को उस बिल को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। ठीक है, कंसेंट सिर्फ असेंट देने का ही ऑप्शन राष्ट्रपति के पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये था आर्टिकल 368 से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने यहाँ पे पूरा आर्टिकल 368 को ही पूरा डिटेल में कर लिया, जो कि लक्ष्मीकांत का आई थिंक चैप्टर 10 है, पूरा ही यहाँ पे रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रीएम्बल से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। पहला है द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कि हमारी जो
संविधान है वो अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, हम भारत के लोग, ऐसे शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना में ये दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्तियों को भारत के लोगों से डायराइव करता है, उनसे प्राप्त करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद प्रियम्बल। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पे प्रियम्बल को पहली बार शुरू करा गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की प्रियम्बल संविधान का पार्ट है और संविधान की व्याख्या करने में, उसको इंटरप्रेट करने में ये सहायता करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस जो आया था, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो उसमें ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो संविधान को इंटरप्रेट करने में हेल्प भी करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? बी ओनली। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं। दिस इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जब प्रियम्बल को शुरू करा गया। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड द प्रैक्टिस। और इंडिया में भी और भी कंट्रीज में इसे फॉलो करा जाता है। इन द केशवानंद भारती केस, 1973 का जो एक केशवानंद भारती केस आया था, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की प्रियम्बल संविधान का पार्ट है। एंड इफ देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनमें अगर कोई क्लैरिटी की कमी होती है तो क्या होगा? द जुडिशरी टर्न्स टू द प्रियम्बल इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजंस। तो प्रियम्बल एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। 53rd क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercises his power as provided under Article 359 of the Constitution, then आर्टिकल 359 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नीचे 4 स्टेटमेंट दी है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, इससे पहले हमें आर्टिकल 359 के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे क्या क्या दिया गया है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड है। कैसे? देखो, हमारे संविधान में हम 3 टाइप की इमरजेंसीज को पढ़ते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसीज हम पढ़ते हैं। एक आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं। और राष्ट्रपति ही इन तीनों प्रकार की इमरजेंसी की उद्घोषणा करते हैं। तो जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमें एक बात तो पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना फंडामेंटल राइट को के सस्पेंशन का, फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का, वो आर्टिकल 352 में एज सच मेंशन नहीं है। उससे रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 2 प्रोविजन है, आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में। लेकिन इन दोनों में ही डिफरेंस है, हम साथ साथ इनका डिफरेंस भी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, पहले एक चीज देखो कि मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो नेशनल इमरजेंसी लगने पर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो गए, सस्पेंड हो गए। उसके बाद ऐसा तो नहीं, अगर किसी मान लो सिटीजन को पता नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगने पर उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो जाता, फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं, तो वो तो क्या करेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, ताकि वो रेमेडीज प्राप्त कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक तो क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का निलंबन, और दूसरा आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना। तो यहीं से इन दोनों से रिलेटेड आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? आर्टिकल 358 बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दिए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, वो खुद ही स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। इसके लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ये ऑर्डर करेगा कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो गया है। लेकिन जो आर्टिकल 359 है ना, उसमें और इसमें ऐसे ही कुछ डिफरेंस है, हम उनको आगे देखेंगे। पहले आप इसको समझे कि आर्टिकल जब 358 है उसमें आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से रिलेटेड प्रोविजन है कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। उसके लिए किसी सेपरेट ऑर्डर को पास करने की जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इस आर्टिकल को नैरो करा गया। मतलब इस आर्टिकल में जो पार्लियामेंट को, जो प्रेसिडेंट को जो पावर थी, उसकी शक्तियों को थोड़ा कम करा गया और इस पर 2 टाइप से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। एक रेस्ट्रिक्शन क्या? एक रेस्ट्रिक्शन ये था कि आर्टिकल 358 के तहत
आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड करा जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी या तो वार के बेसिस पर लगी हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 358 से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, पहले तो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था लेकिन बाद में इसको क्या बोला जाने लगा, आर्म्ड रिबेलियन, बाद में इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन बोल दिया गया। तो आर्टिकल 358 सिर्फ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में ही लागू होंगे इसके प्रोविजन, ना कि आर्म्ड रिबेलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 359 और 359 में भी 1978 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो ये इसको भी रेस्ट्रिक्ट करा गया था। लेकिन आर्टिकल 359 तीनों ही केसेस में अवेलेबल है आज के टाइम पे भी, वार में भी, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तीनों केसेस में। लेकिन 358 को सिर्फ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन्हीं स्थितियों में इन आर्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को, यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन नहीं शामिल है इसमें। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया था कि केवल वही कानून, वही लॉ जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, उन्हीं को चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई चुनौती देता है तो सिर्फ उन्हीं का सेफगार्ड करा जाएगा, उन्हीं लॉज का जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पेश करा जाता है या फिर कोई प्रोसीडिंग की जाती है इसी लॉ के तहत अगर कोई एग्जीक्यूटिव कार्यवाही करी जाती है तो उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये जो दूसरा वाला प्रोविजन है ना, दूसरा वाला जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेम आर्टिकल 359 में भी किया गया था। और आर्टिकल 359 से रिलेटेड पहला जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हम अभी देखेंगे। देखो आर्टिकल 359 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 359 किस पर रोक लगाता है? ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता, लेकिन जो ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो सिटीजन कोर्ट में जाते हैं ना, तो वो उस राइट को सस्पेंड करता है। राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब वो नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पर उनका ये राइट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और ये आर्टिकल 359 में बोला गया है। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 से रिलेटेड प्रोविजन है, और भी जो और बाकी जो आर्टिकल बच गए ना आर्टिकल 19 को छोड़कर, वो सभी आएंगे आर्टिकल 359 में। लेकिन ये जो पहले वाला रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अगर इनका हनन होता है, अगर इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो नागरिक कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे ये जो ये राइट जो सस्पेंड करा गया ना, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, और आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मतलब अपराध से दोष सिद्धि का अधिकार। मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी करी है या फिर नहीं भी करी और उस पर दोष लगा दिया गया है, और पुलिस उसे बोलती है कि आप ये स्वीकार करो कि आपने चोरी करी है, मतलब अपराध को सिद्ध करो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। और इन दोनों ही आर्टिकल्स का, इन दोनों ही फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी, तो उसके ये कोर्ट में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं करा जाएगा। ठीक है। और ये पहले मूल संविधान में नहीं था, ये 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन करा गया ना, तब इस अमेंडमेंट को करा गया और इस 359 जो आर्टिकल है उसको रेस्ट्रिक्ट करा गया। आई होप आपको ये आर्टिकल 358 और 359 में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लीज अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना और इन डिफरेंस को अच्छे से आप अपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercises his power as provided under article 358 of the constitution, then मतलब अगर प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल 352 के तहत, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा करते हैं, और आर्टिकल 359 जो है उसमें क्या पावर दी गई है? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है आर्टिकल 359 के तहत? पहला है द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में वो अध्यादेश ला सकते हैं। दूसरा, द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स आर सब्ज्यूम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा ऐसा मेंशन नहीं है, उनकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड करा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 359 में क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उनके एनफोर्समेंट को, मतलब एनफोर्समेंट कैसे हो सकते हैं? आर्टिकल 332 और 226 को, इनको सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, तो एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स मतलब सारे नहीं, क्योंकि 19 तो 358 में ही आ गया, और उसके अलावा 21, 20 और 21 उनके खिलाफ तो 359 लगेगा नहीं, बेशक से नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और जो बाकी बच गए उनमें से भी सभी नहीं, सिर्फ वही फंडामेंटल राइट जो ऑर्डर में प्रेसिडेंट ने दिए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, सी सही उत्तर है। डी भी देख लेते हैं। ही में एक्सटेंड नेशनल इमरजेंसी ओनली टू फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नॉट द एंटायर कंट्री। देखो ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, ये आर्टिकल 352 से रिलेटेड ये प्रोविजन है, ना कि आर्टिकल 359 से, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 54th क्वेश्चन है जीनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। जीनो ट्रांसप्लांटेशन
रिसेंटली इन न्यूज इज, ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो कि न्यूज में है उसका क्या तात्पर्य है? पहली स्टेटमेंट है टेक्निक ऑफ मूविंग अ प्लांट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक प्लांट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करवाने की टेक्निक। बी है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गेन्स अमंग डिफरेंट स्पीसीज, मान लो एक स्पीसीज ए है दूसरी बी है और इनमें ऑर्गेन्स को ट्रांसप्लांट करवाना, एक स्पीसीज के ऑर्गन को दूसरी में ट्रांसप्लांट करवाने की टेक्निक। फिर है टेक्निक टू अट्रैक्ट हनी बीज इन क्वीनलेस कॉलोनीज, जो क्वीनलेस कॉलोनीज है मतलब जिनमें रानी नहीं है उसमें मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने की तकनीक। चेंजेस इन द माइक्रोबायोटा बिटवीन स्पेसिफिक कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसका सही आंसर है बी, मतलब जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ऑर्गेन्स का सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन या इम्प्लांटेशन करा जाता है तो उसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, डॉक्टर्स ने एक पिग हार्ट को एक पेशेंट में डाला जो कि एक ह्यूमन बीइंग था, एक इंसान था, तो पिग का हार्ट एक मनुष्य में डाला, मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ इसी को ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन में ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी टाइप के जो ट्रांसप्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ सेल्स टिश्यूज और ऑर्गेन्स अमंग डिफरेंट स्पीसीज, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन में आती हैं। अगला क्वेश्चन है मार्शल लॉ से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मार्शल लॉ इन इंडिया, मतलब भारत में जो मार्शल लॉ लगाया जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दी है, फिर पूछा है विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 34 डिफाइंस मार्शल लॉ, मतलब हमारा संविधान आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ को डिफाइन करता है। देखो ये आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का जिक्र किया गया है, ये बात तो सही है, प्रोविजंस इससे रिलेटेड मार्शल लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं आर्टिकल 34 में, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो मार्शल लॉ हो या फिर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352 में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये स्टेटमेंट सही है। मार्शल लॉ को भी और नेशनल इमरजेंसी को भी देश के किसी भी पार्ट में या फिर पूरे कंट्री में उसको लागू करा जा सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, टू ओनली। तो मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं करा गया है। इट इज इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट है। ऑल्सो देयर इज नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑथोराइजेस द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ, मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब भारत सरकार को मार्शल लॉ को डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कहीं स्पेसिफिकली और मेंशन नहीं, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव को ये अथॉरिटी देता हो, डायरेक्ट अथॉरिटी देता हो, एक्सप्लिसिटली ऐसी अथॉरिटी देता हो कि वो मार्शल लॉ को। आर्टिकल 34 हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 34 है उसमें ये प्रोविजन दिए गए हैं कि जब भी मार्शल लॉ को लागू करा जाएगा तो इससे फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट होंगे, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रोविजन दिए हैं आर्टिकल 34 में, ना कि इसकी डेफिनेशन, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं करा गया है। मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट ये कहां से लिया गया था? मार्शल लॉ को इंग्लिश कॉमन लॉ से इसको बोरो करा गया था, भारत में ऐसा नहीं था। और मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ इसको हम मिलिट्री रूल भी बोल सकते हैं, मिलिट्री रूल, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो सरकार के जो जनरल जो कानून होते हैं, ऑर्डिनरी कानून होते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम ना होकर मिलिट्री अथॉरिटीज द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। मतलब जो मिलिट्री जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी उनके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ना कि ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड। दूसरा, इन दोनों में भी डिफरेंस है, मतलब मिलिट्री रूल में और मिलिट्री लॉ में। मिलिट्री रूल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 34 से रिलेटेड। और मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ ये डिफरेंट है इससे, और ये तब एप्लीकेबल होता है जब आर्म फोर्सेस पर एप्लीकेबल होता है। मिलिट्री लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है? आर्म फोर्सेस पर, मतलब उनके लिए जो लॉज होते हैं, उनके लिए जो स्पेसिफिक कानून होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उसके लिए मिलिट्री लॉ और मिलिट्री रूल। ये जब ये मार्शल लॉ लगता है तो इसको मिलिट्री रूल भी बोलते हैं, ठीक है। However, Article 34 provides for the restrictions on fundamental rights. ये आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे दिए हैं। while martial law is enforced in any area, जब भी किसी एरिया में मार्शल लॉ इन्फोर्स करा जाता है तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 34 में। बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरियाज। ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया गया या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी लगाएगी तो पूरी ही कंट्री में लगेगी, वो किसी एक पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में भी लग सकते हैं। हाउएवर द स्कोप ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मच मोर, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का जो दायरा है वो बड़ा है। इट कैन बी इम्पोज्ड इन द होल कंट्री एज वेल, नेशनल इमरजेंसी को पूरे देश में भी लगाया जा सकता है।